दोस्तों, क्या कभी आप बीमार रहे हैं? और अगर बीमार रहे हैं तो आप डेफिनेटली हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के पास तो गए होंगे। तो यहाँ पर जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं और डॉक्टर्स से डायग्नोसिस करवाते हैं तो डॉक्टर पूछताछ करता है और पूछताछ करने के बाद वो दवाइयाँ देता है। हम उन दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें महसूस होता है कि इन दवाइयों का कोई प्रभाव हमारी बीमारी पर, हमारे शरीर पर नहीं पड़ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमने पहले इस डॉक्टर से इलाज लिया है और उनकी दवाइयों का कोई भी प्रभाव हमारी बॉडी पर नहीं पड़ा, इसलिए हम आपके पास आए हैं, तो वो डॉक्टर क्या करेंगे? सबसे पहले वो डॉक्टर जो है जिनके पास आप सेकंड टाइम जा रहे हैं, दूसरे वाले डॉक्टर, वो पहले वाले डॉक्टर की सारी दवाइयाँ खारिज कर देंगे। ऐसा देखा होगा आपने, ऐसा कई बार फील किया होगा कि पहले वाले डॉक्टर ने जो भी डायग्नोसिस किया है, जो दवाइयाँ आपको दी है, उनको पूर्णतया खारिज करके वो नई दवाइयाँ लिखेंगे, नए तौर से आपका डायग्नोसिस करेंगे और कहेंगे कि आपको आपकी दवाइयाँ इसलिए शरीर पर नहीं इम्प्लीमेंट हुई, नहीं एग्जीक्यूट हुई, उनका असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सही डायग्नोसिस नहीं किया गया था। अब मैंने आपका सही निदान किया है, सही कारणों की पहचान की है और अब आपको ये दवाइयाँ जो हैं पूरी तरह से असरकारक लगेंगी। क्या ऐसा नहीं होता आपकी लाइफ में? कितने एपिसोड्स हुए होंगे जिसमें आपने देखा कि एक पहले वाले डॉक्टर की जो दवाई है वो हमेशा दूसरा वाला डॉक्टर, यूजुअली इन 90% ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दिस हैपन्स, कि यहाँ पर पहले वाले डॉक्टर की दवाई को मना कर दिया गया है। इवन वो ये तक बोल देते हैं कि ये दवाइयाँ पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अगर आप मेरे पास आए हैं तो मुझ पे बिलीव कीजिए और मैं जो दवाइयाँ बता रहा हूँ वही लीजिए, और ये असरकारक भी होंगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर आप ये मेरी जो बात है, ये जो मेरा डायलॉग है, इसको सुनकर आप सोच रहे हैं कि साइकोलॉजी में ये चीज़ कहाँ पर आती है। साइकोलॉजी में ये चीज़ आती है यहाँ पर। दैट इज कॉल्ड जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। तो जेरोम ब्रूनर ने डॉक्टर्स से कहा था कि दूसरे वाले डॉक्टर जो है वो हमेशा पहले वाले डॉक्टर की दवाई को मना कर दे। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जेरोम ब्रूनर ने भी कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया। ठीक है, अब एक ही व्यक्ति नहीं है जो दवाई दे रहा है, सारे ही डॉक्टर्स जो हैं वो दवाई देंगे, और सारे डॉक्टर्स जब दवाई दे रहे हैं तो वो एक से दूसरे डॉक्टर जो उनसे अलग है, उनकी दवाई को वो अक्सर क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं और अपनी अलग से दवाई बताते हैं, चाहे उसके सॉल्ट सेम हो सकते हैं, क्योंकि उनका डायग्नोसिस, उनका परसेप्शन, उनका दृष्टिकोण, उनके निदानात्मक तरीके वो सब अलग अलग होते हैं। इस वजह से उनकी दवाइयाँ भी अलग अलग होती है। तो वैसे ही संज्ञानात्मक विकास जो आप पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, पूरा खिचड़ा बन जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो जेरोम ब्रूनर का भी है, और संज्ञानात्मक विकास जो है वो आपके पहले वाले जो सिद्धांत हमने पढ़े थे, वो कि जीन पियाजे के सिद्धांत थे, उनके सिद्धांत को भी संज्ञानात्मक विकास कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये दवाइयाँ जो हैं ये अलग अलग हैं, लेकिन ये सब कौन है? ये सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। इन द सेम मैनर जेरोम ब्रूनर भी एक मनोवैज्ञानिक है, और ये मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ आपको क्या बताना चाह रहे हैं? इन्होंने साइकोलॉजी में एक सिद्धांत दिया, बच्चों को याद करने के लिए तरीके के लिए एक एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशनरी मोमेंट लाने की कोशिश की, और इनके सिद्धांत को भी कहा जाता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में, इनके सिद्धांत को कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि किसने बताया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? यहाँ पर वो थे जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड वाले, जहाँ पर प्याज की बदबू नहीं है। तो इन द सेम मैनर ये भी संज्ञानात्मक विकास बता रहे हैं। अब आपको क्या ये नहीं लगता कि यहाँ पर ये बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन सबकी दवाइयाँ जो हैं वो अलग अलग नाम से हैं? तो यहाँ पर ये सिद्धांत तो संज्ञानात्मक सिद्धांत ही कहलाएगा, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है उसमें आपको काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू जीन पियाजेस प्रिंसिपल्स एंड थियरीज। एंड व्हाई इट इज सो? क्योंकि इनका परीक्षण, इनका निर्देशन और इनका डायग्नोसिस जीन पियाजे से काफी अलग है।
उन्होंने दिया तो विकास वही संज्ञानात्मक विकास, लेकिन इनकी जो सोच है, इनके जो सिद्धांत हैं, वो जीन पियाजे से काफी डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाली हूं कि जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर दोनों ने ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जब दिया है तो दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, राइट। तो यहां पर जब दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, आपको ये थ्योरी पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी, तभी आप ये डिफरेंस बता पाएंगे कि दोनों का संज्ञानात्मक विकास होने के बावजूद इन दोनों के विशेषताएं जो हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विषय वस्तु है, वो अलग अलग कैसे है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जेरोम ब्रूनर ने ऐसा क्या बताया संज्ञानात्मक विकास में, जिसके लिए मैं आपके लिए एक क्लिपिंग भी लेके आई हूं, जिसमें आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाला है कि संज्ञानात्मक विकास में जेरोम ब्रूनर की क्या मानसिकता थी, राइट। तो यहां पर ये दृष्टिकोण की ही बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने अपनी वेरी फर्स्ट क्लास में देखा था कि साइकोलॉजी का उद्भव जो हुआ है, उत्पत्ति जो हुई है, ये किसकी शाखा बनकर आया है, ये दर्शन शास्त्र में से निकला है। तो दर्शन शास्त्र यानी कि देखने का नजरिया, ठीक है। तो देखने का जो नजरिया है वो दृष्टिकोण है। तो इसी दृष्टिकोण के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यहां पर जेरोम ब्रूनर का दृष्टिकोण संज्ञानात्मक शब्द के लिए कुछ अलग है। क्या अलग है? तो जेरोम ब्रूनर जो है वो जीन पियाजे से काफी चीजों में विषमता रखते हैं। तो फिर से हम सीआईडी के दया को बुलाएंगे और देखेंगे कि कुछ तो है यहां पर, संज्ञानात्मक विकास में कुछ डिफरेंस तो है। तो चलिए चलते हैं जेरोम ब्रूनर की दुनिया में और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये पॉइंट्स मैंने कैसे लिखे हैं, अधूरे लिखे हैं। मैं चाहती तो इनको पूरी तरह से डिस्क्राइब करके फिर लिखती, लेकिन मैंने इन पॉइंट्स को किसी कारणवश पहले ही लिख दिया है। और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये कैसे हैं, ये इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि मुझे ये थ्योरी आपको समझानी है और इस थ्योरी को समझाने के लिए मैं इस तरह की कुछ युक्ति काम में ले रही हूँ। दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। जैसे हमारे अखबार में भी आता है ना, अंक लिखे हुए होते हैं, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी हुई होती है और इन अंकों को जब आप जोड़ेंगे तो किसी तरह की आकृति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। ये जेरोम ब्रूनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और उसमें जेरोम ब्रूनर ने जो भी सिद्धांत बताया है वो इन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस से ही शुरू होता है। वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और इससे पहले आपने इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये मेरी मेहनत का नतीजा है कि मैं आपको ऐसा प्रेजेंटेशन देना चाहती हूं जिससे आपके माइंड में ये सारी बातें इस तरह से इंस्क्राइब हो जाए जैसे कोई राज प्रशस्ति लिखी गई हो, वो हमेशा हमेशा के लिए युगों युगों तक जीवंत बनी रहती है। वैसे ही ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए युगों युगों तक जीवंत बन जाए, उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूं, क्योंकि आपने मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी कर रखी हैं। आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट से सरोबार किया, उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन उसके साथ ही मैं ये चाहूंगी कि हमारा ये जो प्रयास है, इस प्रयास को आगे जाकर फलीभूत भी आप ही करेंगे। ये सब कुछ समझने के बाद आप एग्जाम में सफल भी होंगे, ये मेरी महत्वाकांक्षा भी आपको पूरी करनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एप्रिसिएशन देने के लिए, क्योंकि मुझे भी ग्लूकोन डी की जरूरत पड़ती है, जैसे आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है, वैसे ही मुझे भी ग्लूकोन डी की आवश्यकता है कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके आऊं। तो वो ग्लूकोन डी आपके द्वारा प्रदान किया जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड द कमेंट बॉक्स। और उस कमेंट बॉक्स में आपके कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि मैं और ज़्यादा पढूं, और ज़्यादा मेहनत करूं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो देखिए जेरोम ब्रूनर में मैंने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पॉइंट मैंने गलती करी है, क्यों गलती नहीं है, ये भी एक तरीका है। क्या तरीका है? तो यहाँ पर हम हिंदी में सिद्धांत ये सारे लिखने वाले हैं, बट आई हैव रिटन इन इंग्लिश। व्हाई इट इज सो? बिकॉज parallel to it I will write it down in Hindi version also। तो यहाँ पर जब इंग्लिश का हिंदी किया जाएगा तब आपका ध्यान ज्यादा केंद्रित होगा,
तब हमें ज़्यादा समझ में आता है। देखिए, लर्नर्स एक्टिविटीज़ में किस किस माध्यम से अधिगम संभव हो पाता है, ये पूरी प्रैक्टिस मैंने की है कि कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, याद रखते हैं, उनको संग्रहित रखते हैं। इन सब को एक प्रक्रिया के द्वारा गुजरना पड़ता है। और वो प्रक्रिया क्या है, मैं कैसे याद करती हूँ, उसी हिसाब से मैं अपने बच्चों को भी याद करवाती हूँ। क्योंकि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर में पहले ही बता रखा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यहाँ पर मैं खुद इन नुस्खों को अपना चुकी हूँ और उसके बाद अब आपकी बारी है कि आप इन सारे जो ट्रिक्स हैं इनको फॉलो करें और एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। तो वो क्या ट्रिक्स है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इंग्लिश में वेरी फर्स्ट पॉइंट लिखा है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड नॉलेज, क्रॉस लगा रखा है और फिर PSS लिख रखा है। अब ये नॉलेज को क्रॉस क्यों लगा रखा है और PSS मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके लिए हम पूरी हिंदी पंक्ति भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि ये वर्ड्स क्या लिखे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दीज आर इनकम्प्लीट वर्ड्स, राइट। ये जो है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य ऐसे शब्दों का समूह होता है जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पर इस पॉइंट का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। नॉलेज को क्रॉस कर रखा है और PSS लिख रखा है। अब यहाँ पर सबसे पहले जेरोम ब्रूनर ने बताया कि ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना निम्नतम स्तर होता है। कभी भी किसी भी अधिगम प्रक्रिया में ज्ञान प्राप्ति यानी कि निम्नतम स्तर है, वो उच्चतम स्तर नहीं है। उच्चतम स्तर क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या समाधान कौशल, ठीक है। अगर हम किसी समस्या का समाधान करने का कौशल प्राप्त कर लेते हैं, अगर हम किसी समस्या समाधान करने का कौशल प्राप्त कर लेते हैं, उसे ही हम कहेंगे रियल नॉलेज। सो द स्कूल्स आर नॉट मेंट फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज। ज्ञान प्रदान करने की फैक्ट्री नहीं बनानी है स्कूल्स को। तो यहाँ पर ये स्कूल्स एक फैक्ट्री ना होकर कैसी जगह होनी चाहिए? ऐसा स्थान होना चाहिए पाठशाला। तो यहाँ पर ये जो पाठशाला है, पठन पाठन का कार्य जो जहाँ पर होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? देयर मेन ऑब्जेक्टिव एंड गोल शुड बी PSS, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि समस्या समाधान कौशल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पर एक अधूरा वाक्य लिखा है, वो भी इंग्लिश में लिखा है और वो भी कोडिंग लैंग्वेज में लिखा है, PSS। तो यहाँ पर कपिल शर्मा का शो थोड़ी चल रहा है जिसमें गुत्थी जो है वो कुछ कोड लैंग्वेजेस का यूज करती है और फिर ऑडियंस से पूछा जाता है या कपिल शर्मा उस गुत्थी से पूछता है कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, PSS का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर वो बोलेगा कि प्रॉब्लम सामने संकट। तो यहाँ पर इस तरह से वो जो है वो कोडिंग वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है हंसाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोडिंग वर्ड्स का प्रयोग किया गया है ताकि आपके माइंड में ताकि ना होकर क्या हो, यहाँ पर आपके माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट हो। कई बार आपने देखा कि स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है लेकिन उसमें क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं होती, ऐसा मैं भी मानती हूँ। बिकॉज पहले से ही सारा प्रस्तुत कर दिया गया है, आपको पूरा भोजन आपके सामने परोस दिया गया है। अब आपको एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, एक सरप्राइज वाली फीलिंग नहीं रहेगी कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। सब कुछ 56 भोग आपके सामने रख दिए हैं, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा और आप खाना खाना शुरू कर देंगे। जबकि अगर आप बच्चे को खाना खिलाते हैं और कहेंगे कि पालक की सब्जी खा लो बेटा, वो नहीं खाएगा। लेकिन आप उसको बोलोगे कि पालक की सब्जी और रोटी खाने के पश्चात एक सरप्राइज उनके लिए रखा हुआ है और वो सरप्राइज तभी मिलेगा जब वो पालक की सब्जी खाएंगे। तो इससे उनको एक्साइटमेंट होगा कि नहीं होगा? या फिर होमवर्क करने के बाद आपको मूवी दिखाने ले जाया जाएगा या फिर कुछ सरप्राइज रखा जाएगा, कोई गिफ्ट आपको दिया जाएगा, बट फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क। इस तरह से जो मदर्स स्किल्स अपनाती हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज टू मेंटेन द क्यूरियोसिटी इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की भावना कल्टीवेट होनी चाहिए और जैसे ही क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, पहली वाली स्टेज का काम ऑलरेडी कर लिया जाएगा, क्योंकि उसको नेक्स्ट स्टेज पे वो सरप्राइज देखना है कि क्या है। इन द सेम मैनर जेरोम ब्रूनर ने बताया
कि पाठशाला या स्कूल्स जो हैं, दोज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट मेंट फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज। नॉलेज देना तो बहुत सामान्य कार्य है, बहुत जनरलाइज्ड मैनर है पढ़ाने का। कोई बहुत विशेष बात नहीं कर रहे हैं आप कि आपने मंगल ग्रह में इंसान निवास कर सकते हैं वो खोज कर ली आपने। यू आर नॉट अ मिसाइल मैन कि आप नॉलेज दे रहे हैं तो आप बहुत सर्वे सर्वा हो गए, बहुत महान बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज सिंपली द सिंपलेस्ट प्रोसेस टू बी गिवन एट द प्लेस कॉल्ड स्कूल्स। कोई भी नई बात नहीं है। तो नई बात इसमें क्या है? नई बात इसमें यह है कि इसमें समस्या समाधान करने का कौशल बच्चों में विकसित हो जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? एक्टिव लर्नर्स कंस्ट्रक्ट। अब ये क्या है? ये यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन भी बनाता है जो आपसे पूछा जा सकता है। बच्चे, लर्नर्स यहां पर कौन है? बालक। बाल विकास का टॉपिक चल रहा है हमारा। तो ये जो बालक हैं, ये बालक क्या करते हैं? दे आर एक्टिव लर्नर्स। वो सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं। किसमें? अधिगम में। अधिगम की पूरी प्रक्रिया में दे आर वेरी वेरी एक्टिव लर्नर्स एंड दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। वो क्या करते हैं? ज्ञान की संरचना का निर्माण वे स्वयं करते हैं। जो भी ज्ञान, जो भी उनको स्कूल से एडॉप्ट करना है, आत्मसात करना है, उसका निर्माण कौन करेगा? स्वयं खुद बच्चे करते हैं। They are very active learners as well as they construct their own knowledge by themselves. दूसरे कंस्ट्रक्ट नहीं करते उनके लिए, वो खुद ही निर्माण करते हैं। अब बार बार कोई टीचर बोल रहा है कि ये जो बच्चे हैं क्लास में बहुत लेट आते हैं, दे आर लेट कमर्स एंड दे हैव टू फेस द पनिशमेंट। अब उनको दंड दिया जाएगा क्योंकि बहुत लेट आते हैं। लेकिन पता चला कि माड़ साहब खुद ही बहुत लेट आते हैं। तो यहाँ पर जब माड़ साहब खुद ही लेट आ रहे हैं तो वो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे टाइम पर स्कूल आएंगे? वो भी लेट आएंगे। तो यहाँ पर आप बच्चों को बार बार ये ना बोलें स्कूल में कि बच्चे लेट आते हैं, बच्चे सच नहीं बोलते हैं, बच्चे बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाते हैं। क्या कि माड़ साहब, मास्टर जी मैंने काम तो कर लिया लेकिन कॉपी घर पे भूल गयो। तो यहाँ पर इस तरह के एक्सक्यूज जो हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं इस ज्ञान की संरचना का निर्माण खुद किया है। कैसे खुद किया है? कि वो टीचर को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। All the students, all the child, all the children, whosoever is there in the school, they observe their teachers very keenly. वो बहुत ध्यान से अपने टीचर्स को देखा करते हैं। और चाहे आप उनको बताएं ना बताएं कि टीचर जो है ये सर्दियों में 10 दिन से स्नान करके नहीं आया है और क्लास में बच्चों को भाषण दे रहा है कि रोज नहा के आया करो, तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो यहाँ पर वो अगर ये चीज़ बोलेगा तो बच्चे उसको टकटकी लगा के देखेंगे, क्योंकि उनके मन में उस ज्ञान की संरचना का निर्माण हो चुका है कि माड़ साहब खुद ही इतने सूगले लग रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि नहा के आओ, स्नान करके आया करो डेली, दिस इज कंसिडर्ड एज द गुड हैबिट। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर एक टीचर जो है वो बच्चों के लिए आदर्श भूमिका का निर्वहन करता है। He or she plays the role of idealistic person। यहाँ पर अगर कोई मैडम बोल देती हैं कि पढ़ाई करते वक्त बीच बीच में कुछ भी खाना नहीं है, बच्चे उसे पत्थर की लकीर मान लेंगे, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन वही चीज़ मम्मी बोल रही है कि पढ़ाई के बीच में खाना नहीं खाना चाहिए, खाने का टाइम अलग है, वो नहीं मानेंगे। लेकिन टीचर ने कुछ बोल दिया तो वो उसको पत्थर की लकीर मान लेते हैं और उसको एब्सोल्युटली फॉलो करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको व्यवहारिक वाले दे रही हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ताकि एग्जाम में हमें याद रहे और याद रहने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे ज्ञान की संरचना का निर्माण खुद करते हैं। आप उन्हें भाषणबाजी देंगे वो नहीं सुनेंगे, लेकिन आप उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, वो इस आदर्श को सुनकर, देखकर, समझकर अपने ज्ञान का निर्माण कर लेंगे। कि जब टीचर खुद टाइम पर आता है, कभी 5 मिनट पूरे साल लेट नहीं हुआ, हमेशा डिसिप्लिन रहता है, हमेशा उसके कपड़े साफ सुथरे होते हैं, हमेशा वो हाइजीनिक होता है, तो ये सब देखकर बच्चे के मन में भी भाव उत्पन्न होता है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है।
So what this is designated by जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने यह कहा कि अगर संज्ञानात्मक विकास करना है, माइंड में स्कीमा डालना है, सूचनाओं के पैकेट्स जो हैं अगर उसका संग्रहण हो रहा है तो वो सूचनाओं के पैकेट्स कैसे होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे होने चाहिए। और ये सूचनाओं के पैकेट्स जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कह रहे हैं, उसमें ज्ञान का निर्माण, ज्ञान की संरचना ये बच्चे खुद करते हैं। और खुद करने के बाद फिर वो इस स्तर पर आ जाते हैं कि वो समस्या समाधान करने का कौशल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट देखिए, इसका भी मैं हिंदी वर्जन लिख देती हूं। व्हाट इज द हिंदी वर्जन ऑफ दिस इंग्लिश सेंटेंस? कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं एंड दे कंस्ट्रक्ट। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर द हिंदी वर्जन। अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं। अधिगम प्रक्रिया में कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं और वो अपनी ज्ञान की संरचना का निर्माण खुद करते हैं। उनके माइंड में ज्ञान का जो बिंब बनता है, जो संरचना बनती है, वो खुद बनाते हैं। ठीक है, किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता, वो खुद बनाते हैं। वो टीचर को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद वो पाते हैं कि टीचर बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो उनमें भी डिसिप्लिन का भाव अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट देखें, अभी मैंने बात करी थी कोडिंग की। कोडिंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव। कोडिंग यानी कि आधा कहकर छोड़ देना या कोई भी कूट प्रस्तुत करना। ठीक है, और उस कूट को सॉल्व करने के लिए कहा गया है किसको? बच्चों को। और उसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी आपने उनको प्रोवाइड करा दी है, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज अ रफ इंफॉर्मेशन। अव्यवस्थित जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी है, अल्प जानकारी है, ज्यादा जानकारी आपने उनको नहीं दी। सो दैट स्टेटमेंट प्रूव्स लाइक अ कोडिंग एंड दैट इज वेरी इफेक्टिव। वो बच्चों के माइंड में वो जो कोडिंग है वो बहुत ज्यादा प्रभावकारी रूप से कार्य करती है। दैट कोडिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन सिस्टम। अगर टीचर ये बताएगा कि देखो यहाँ पर हम आग्नेय चट्टाने पढ़ रहे हैं, हम अवसादी चट्टाने पढ़ रहे हैं, कायांतरित चट्टाने पढ़ रहे हैं, सबकी परिभाषा थोक में मैंने उनको दे दी, एग्जाम्पल्स भी दे दिए और सारी के सारी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। एक तरीका तो ये। और दूसरे तरीके में मैंने क्या किया? मैंने दूसरे तरीके में बच्चों को कहा कि तुम्हारे यहाँ पर कभी भी कोई मकान बन रहा है या कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो तुम उसमें से क्या करोगे? छोटे छोटे अलग अलग तरह के कंकर और पत्थर इकट्ठे करके लाओगे। ठीक है, टीचर को मारने के लिए नहीं, यहाँ पर ये जो कंकर और पत्थर इकट्ठे करके ला रहे हैं, फिर मैं उनको इस प्रैक्टिकल तरीके से बता रही हूँ कि यहाँ पर आग्नेय चट्टान का पार्ट कौन सा है, ये मिट्टी काली क्यों है, ये लाल पत्थर को क्या कहा जाता है, ये ऐसे रेशमी सॉफ्ट वाले पत्थर को क्या कहा जाता है, सोप स्टोन कौन से होते हैं। तो वो इससे ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे कि या सिंपली मैं भाषणबाजी देकर बंद कर दूं कि पत्थर इतने तरह के होते हैं, चट्टानें इतनी तरह की होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स ये हैं एंड दैट्स इट। अगर मैं ये बोल दूं और इसके बनिस्पत मैंने उनसे खुद से पत्थर मंगवाए, छोटे छोटे कंकर मंगवाए, उनका कलेक्शन पूछा और फिर कहा कि बच्चों कल तुम इस तरह के कलेक्शन करके आना, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि यहाँ पर ये किस किस वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किए जा सकते। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है या ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि भाई ये पत्थर ऐसे ऐसे होते हैं, काम खत्म, बच्चे पढ़ते तो कुछ है नहीं, इतने ढपोर शंख है, सारा कुछ टीचर पे डाल दिया जाता है, टीचर से अपेक्षा की जाती है कि वो बहुत बेस्ट पढ़ाए। अरे बच्चे ही समस्यात्मक बालक हैं, ढपोर शंख है, बिल्कुल डफर है, कुछ आता जाता है नहीं, पढ़ते हैं नहीं, सिर में इतनी जुएं हो रही है, घर पे ख्याल रखते नहीं है माँ बाप, और सारा का सारा जो उत्तरदायित्व है वो टीचर्स का। इस तरह से अगर आप ब्लेम करेंगे तो क्या ये बच्चे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपका तरीका इस तरह का कुछ रचनात्मक शैली का होगा तो हम इसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे, बच्चे इसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। आप वीडियो में भी कितनी अपेक्षा रखते हैं टीचर्स से, तब तो आप नहीं कहते कि नहीं हमारे जो है वो गजनी है, हम थोड़ा सा बस याद करते हैं और फिर भूल जाते। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद पर अपने कभी भी कोई भी ऐसी नकारात्मक बात अपने ऊपर ठीकरा नहीं फुड़वाना चाहते।
सारा ठीकरा वीडियो पर कि कुछ समझ में ही नहीं आया, बेकार है वीडियो। किसी भी तरह की वीडियो की आप बात कर लें, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो आपकी अपेक्षा उससे ज़्यादा होगी कि वो ऐसा पढ़ाए कि हमें सब कुछ समझ में आ जाए, शानदार तरीके से आ जाए और हमें सक्सेस प्राप्त हो जाए। तो वही चीज़ बच्चे भी आपसे अपेक्षा करेंगे। और जब आप सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला जीवन पर्यंत अपने बच्चों के लिए भी लागू करें। उन बच्चों को भी ऐसे ही समझाएं, उन बच्चों को भी इतनी प्रेरणा दें कि वो भी बहुत अच्छे से पढ़ने में जिज्ञासा के साथ में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। बात समझ में आ रही है? तो पत्थरों वाला एग्जांपल दिया मैंने, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान का। सो कोडिंग इज वेरी इफेक्टिव इन एजुकेशन सिस्टम रादर देन टोल्ड बाय टीचर। अब ये रादर देन टोल्ड बाय टीचर क्या है? ये मैं बात कर रही हूं स्लाइड्स का, कि पूरा का पूरा जो ज्ञान आप देना चाहते हैं बच्चे को, पूरी जो इंफॉर्मेशन सूचना प्रदाता के रूप में आप जो देना चाह रहे हैं, आप क्या बन गए? आप बन गए हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो सूचना दी जाती है उसी तरह से आप भी सूचना प्रदाता बन गए। सिंपली आपने भाषणबाजी करी, पाठ का वाचन करा और बच्चों को कहा ये होमवर्क है, दैट्स इट, टास्क कंप्लीटेड। एक तरीके से तो ये, और दूसरा तरीका ये कि टीचर ने क्या करा, टीचर ने उनको कोडिंग भाषा में कुछ काम करने को दिया, उनको कोडिंग भाषा में कोई स्टेटमेंट दिया और फिर बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, बच्चों ने उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करी और अंततः उनके पास वो कौशल प्राप्त हो गया जिससे वो समस्या का समाधान कर पाए। अब इन सारे चरणों से गुजरने के बाद क्या बच्चे में अधिगम नहीं होगा? आप खुद ही देखिए कि आपका कोई क्वेश्चन का आंसर रीट में खुदा ना खास्ता आरपीएससी ने गलत टिक कर दिया, ठीक है, फिर उस पे आपने रिट लगाई, स्टे लगाया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये नहीं ये है, ठीक है। यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में विवादास्पद स्थिति है कि 18 जून को हुआ है या 21 जून को हुआ है। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं, कुछ इतिहासकार 21 जून बोलते हैं। तो यहाँ पर इस विवादास्पद स्थिति में जितनी भी चर्चाएं होगी, क्या वो सारी की सारी चीजें आपको याद नहीं रहेगी हमेशा हमेशा के लिए कि हाँ मेरा एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन गलत आया था, उसके ऑप्शंस गलत थे, फिर आरपीएससी ने ऐसा किया था, फिर कोर्ट में गया था मामला, फिर यूं हुआ था, फिर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो आपको सारे क्वेश्चंस भूल जाएं लेकिन वो क्वेश्चन आप जरूर याद रखते हैं। या फिर आपने इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर दिया, जैसे पूछा गया कि राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, राणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, ये पूछ लिया और वहां पर आप गलती के कारण भूलवश वहां पर आप राणा प्रताप के हाथी का नाम चेटक कराए करके आ गए। अब घर पे आके आपको पता चला कि अरे वहां पर राणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा था, घोड़े का नाम नहीं पूछा था। तो उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा कुंठा महसूस होगी और आप जीवन भर इस बात को याद रखेंगे कि अरे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था पर बाय मिस्टेक एग्जाम के प्रेशर की वजह से मैं घोड़े की जगह, हाथी के नाम की जगह घोड़े का नाम वहां पर ओएमआर शीट में भर के आ गया। सही बात है कि नहीं? तो जिन चीजों का विश्लेषण आप बहुत ज्यादा करेंगे वो चीजें आपको बहुत ज्यादा याद रहती हैं, क्योंकि ये थॉट भी आता है ना, स्टेटस पे लगाते हैं कई लोग कि शुक्रगुजार हूं मैं मुझसे नफरत करने वाले लोगों का, कि जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं उससे भी ज़्यादा याद मुझे नफरत करने वाले लोग करते हैं, क्योंकि वो जितनी नफरत मुझसे करते हैं वो हरदम मुझे याद किया करते हैं। तो इसी बहाने याद तो कर लेते हैं लेकिन मोहब्बत करने वाले लोग तो मुझे याद भी नहीं करते। तो इससे बढ़िया तो नफरत करने वाले लोग हैं जो नफरत से ही सही लेकिन मुझे याद तो करते हैं। तो इस तरह से जितना विश्लेषण किसी चीज़ का होगा उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। That's why Jerome Bruner is focusing on the point that is called PSS, Problem Solving Skill। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट हमें समझ में आ गया कि हमेशा जो टीचिंग है उसमें कोड लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, कूट का प्रयोग करना चाहिए बनिस्पत
पूरी विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। पूरी विषय वस्तु छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कभी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आपने बीएड में सीखा है, सबसे पहले आप क्लास में जाने के बाद क्या करते हैं? सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, हमारे भारत देश का नाम क्या है। और कई बार फाइनल लेसन में प्रस्तावना प्रश्न के उत्तर बच्चों को पहले ही बता दिए जाते। और चौथे उत्तर में आपको अपनी डायरीज में, रजिस्टर्स में लिखना होता है संभावित उत्तर, क्योंकि वहां से आपकी क्लास का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो उस लास्ट प्रश्न में आपने लिखा है संभावित उत्तर। हो सकता है बच्चे इसका जवाब दें, हो सकता है बच्चे इसका जवाब न दे पाएं, लेकिन उस क्लास के बच्चों को आपने क्वेश्चन आंसर का डायरी पहले ही रोटेट कर दी है और बता दिया है कि ये इसके आंसर्स हैं, एक्सटर्नल आने वाले हैं, ये आंसर याद कर लो। फिर आपने प्रस्तावना प्रश्न किए, बच्चों ने उत्तर दिए। फिर जब आप चौथे प्रश्न पर आए जिसका उत्तर था संभावित उत्तर आपने लिख रखा है, तो बच्चे ने उसके लिए भी हाथ खड़ा कर दिया। आपको लगा बच्चे को उसका आंसर आता है इसलिए हाथ खड़ा कर दिया। फिर जैसे ही आपने वो प्रश्न पूछा, उसने उत्तर क्या दिया? संभावित उत्तर। इससे टीचर्स को, एक्सटर्नल को पता चल गया कि आपने सारे क्वेश्चन आंसर बच्चों को पहले ही बता रखे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो यहाँ पर जो बीएड करने वाले हैं, जो बीएड कर चुके हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो पूरी विषय वस्तु को, कभी भी पाठ को, पूरी विषय वस्तु को क्लास में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी, इट शुड बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन कोडिंग लैंग्वेज। कूट का प्रयोग किया जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट देखेंगे, बाय चांस नहीं, बैकग्राउंड प्रिपरेशन होगी। अब जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा कि कोई भी चीज बाय चांस लर्न नहीं की जाती है, उसके लिए कुछ ना कुछ बैकग्राउंड प्रिपरेशन होती है। जेरोम ब्रूनर ने सबसे ज्यादा जोर दिया डिस्कवरी लर्निंग पर, और डिस्कवरी उन्होंने बताया कि कभी भी अचानक नहीं होती है, उसकी कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि अवश्य होती है। There should be discovery learning among the students and its preparation is what? And its preparation is completely taken at the background levels. पृष्ठभूमि में उसकी प्रस्तावना, उसका प्रस्तुतिकरण ऑलरेडी तैयार कर लिया जाता है। नहीं समझ में आया? वापस से देखते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग में छात्र जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेगा। उसे कोई समस्या दी जाएगी, उस समस्या के साथ कुछ कूट जो है वो टीचर्स द्वारा दे दिए जाएंगे, और उन कोडिंग लैंग्वेज के सहारे बच्चा क्या करेगा? समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा और अंततः उसे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कोडिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया है, पूरी विषय वस्तु उसके सामने प्रस्तुत नहीं करी, लेकिन क्या करा? बैकग्राउंड प्रिपरेशन करके उसको दे दी। फिर छोड़ दिया उसको कि अब तुम पता लगाओ कि समस्या का समाधान कैसे होगा, लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड प्रिपरेशन तो चाहिएगी। जैसा कि हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति में बारूद तैयार था, केवल एक चिंगारी की देर थी। ये लाइन आप जरूर पढ़ते हैं, जब भी 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, बारूद तैयार था, चिंगारी की देर थी। तो यहाँ पर वही चीज है कि अचानक से कोई क्रांति या कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होता है कि आज 23 जून है, चलो 1857 की क्रांति करते हैं और क्रांति शुरू हो गई। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो यहाँ पर जेरोम ब्रूनर भी बता रहे हैं कि ज्ञान के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण कर लेना चाहिए टीचर के द्वारा, और बच्चे को कोड लैंग्वेज कुछ दे दी जानी चाहिए, और फिर वो बढ़ेगा सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन पॉइंट से मैंने कोशिश की है, along with the examples, that what is the theory of Jerome Bruner. So the famous statement given by Jerome Bruner is, any subject at any stage can be taught to the students by wonderful presentation. बच्चे को किसी भी स्तर पर, किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, पर इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त है वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत शानदार अगर प्रस्तुतिकरण है तो बच्चे को किसी भी स्तर पर कुछ भी सिखाया जा सकता है।
ये भी आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दैट एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल वंडरफुल प्रेजेंटेशन। ये किसने कहा है? जेरोम ब्रूनर ने कहा है। तो यहां पर आई एक्सपेक्ट दैट यू हैव लर्न all these points which are the theoretical points given by जेरोम ब्रूनर। और ये कितने प्रैक्टिकल है, क्योंकि सारे एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें व्यवहारिक दिए हैं। तो जब एग्जाम्पल्स व्यवहारिक हैं तो थियरी भी व्यवहारिक है, थियरी भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना इन्होंने प्रिंसिपल्स में बताया, जितना इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। अब आगे चलते हैं कि इनके सिद्धांत में हमें और आगे क्या सीखना है।